हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन इंजीनियर अड्डा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजी व्यापम जेई सीजी व्यापम पटवारी परीक्षा, उसके गणित के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और इसके सटीक आंसर होंगे आई होप। पहला क्वेश्चन से दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 1920 है तथा महत्तम समापवर्त्य 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या निकालिए। तो यहाँ पे होता है लघुत्तम समापवर्त्य इंटू महत्तम समापवर्त्य इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर लिया जाता है और ये स्टार्टिंग का नंबर लिया जाता है। इसमें स्टार्टिंग का मैक्सिमम नंबर लिया जाता है, इसमें मिनिमम नंबर लिया जाता है। तो उसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर उसके बराबर आता है। उसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो 240 होगा। इसके बाद अगला सवाल है x माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1/2 हो तो 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का मान निकालिए। इसका जो वैल्यू होगा इसको दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे। इसको दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 और उधर 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इधर इज इक्वल टू वो हो जाएगा 9/4। तो ये वैल्यू यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे। यहाँ से 4 कॉमन निकल जाएगा और 9/4 अंदर में बचेगा। इसको कैंसिल आउट होने के बाद जो फाइनल आंसर बचेगा हमारा 9। उसके बाद जो हमारा अगला है, यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% कितना होगा। तो किसी संख्या का 40% 20 है, मतलब कि कोई भी संख्या x है उसका 40% मतलब कि 0.4। x अगर हमारे पास 20 है तो उसका हमको 25% निकालना है। तो सबसे पहले हमको x निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम x निकाल लेंगे। x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 50, x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 50 और 50 का हमें 25% निकालना है। तो 50 का 25% हो जाएगा 50 इंटू 0.25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा 12.5। उसके बाद फिर आगे आएंगे, एक साइकिल की कीमत 1150 रुपये पर अंकित की गई है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है। साइकिल की लागत मूल्य ज्ञात करें। साइकिल का लागत मूल्य यहाँ पे निकालना है। तो साइकिल का लागत मूल्य इस प्रकार से निकलेगा 1150 उसमें अंकित मूल्य है, माइनस 1150 में वो 15% छूट करता है, 0.15 इतना छूट करता है। उसके बाद ये कमाता है 15% कमाता है, मतलब कि 1.15 इंटू एक्स। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकालने के बाद हमको ये मिल जाएगा, इसका जो लागत मूल्य है वो 850। उसके बाद अगला है 45 नंबर, m प्लस 1/m का मान निकालना है अगर m का वैल्यू इतना दिया है। तो सबसे पहले इसका परिमेयकरण कर देते हैं, हर का परिमेयकरण करने के बाद यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 12। उसके बाद 46 नंबर है, 500 से 1000 के बीच 6 से विभाजित होने वाले संख्याओं की संख्या। 5 से 1000 के बीच 6 से 1000 के बीच जो टोटल संख्या होगा वो होगा 5000। 5000 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे तो वो लगभग 83 आता है। तो लगभग 83 के आसपास संख्या जो होंगे वो हमारे 6 से विभाजित होने वाले हैं। अगला है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो आयताकार प्लॉट का परिमाप कितना होगा। यहाँ पे निकालते हैं कि एक हमारे पास आयत है, इसका एक है x लंबाई और एक है चौड़ाई। इनका जो अनुपात है वो है 8:5 में है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5x इज इक्वल टू 8y हो जाएगा। और एक और कंडीशन दिया हुआ है कि जो लंबाई है जो कि x है हमारे पास, जो कि x है वो हमारे L से अधिक है। x इज इक्वल टू जो हमारा y है वो x से 60 कम है, छोटे डायरेक्शन से 60 कम है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पाएंगे 5x इज इक्वल टू 8 इंटू वाई का वैल्यू रख देंगे x माइनस 60। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 8x माइनस 480। इसको सॉल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू 480। तो x का वैल्यू हो जाएगा 160
यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 160, तो ये हो जाएगा 160 और ये 60 कम है मतलब कि 100 है, इसका परिमाप निकालना है तो 100 ये प्लस 100 ये प्लस 160 ये 160 ये 60 60 3 160 160 320 420 और 520, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 520। इसके बाद आगे आते हैं 48 नंबर पे। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी एक त्रिभुज के 3 कोण है और सबका 1/4 1/4 1/5 इक्वल टू 41 डिग्री है, तो ए प्लस बी का मान निकाल। तो सबसे पहले हमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 में से एंगल सी घटा देंगे तो वैल्यू हो जाएगा। फिर यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी बट्टा 4 एंगल ए बट्टा 4, ये टोटल बट्टे 4 हो जाएगा, वो हो जाएगा 41 माइनस एंगल सी बट्टे 5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 4 16 164 माइनस 4 बट्टे 5 इंटू एंगल सी। इसको सॉल्व करेंगे इसको टोटल सॉल्व करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 164 माइनस 4/9 इंटू एंगल सी। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू 180 माइनस एंगल सी इक्वल टू 164 माइनस 4/5 इंटू एंगल ऑफ सी। तो यहाँ से ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको इधर लाने के बाद ये माइनस में हो जाएगा तो इधर बचेगा 16 इज इक्वल टू एंगल सी प्लस 4 एंगल सी माइनस 4/5 ऑफ एंगल सी। तो यहाँ से एंगल सी का मान हो जाएगा 80 डिग्री, एंगल सी का मान हो जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी का हो गया 120 हो जाएगा, ये 160 41 ये एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू हमारे पास 100 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद 49 दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ये दिया हुआ है ए बी और सी डी समांतर है, ये और ये समांतर है। ए बी ओ 40 डिग्री दिया हुआ है, ए बी ओ 40 डिग्री दिया हुआ है और सी डी ओ 30 डिग्री दिया हुआ है। यदि डी ओ बी का x डिग्री है, डी ओ बी मतलब कि ये वाला एंगल अगर x डिग्री है तो x का मान निकालना है। तो समांतर कोण से ये वाला डिग्री 40 हो जाएगा और ये वाला डिग्री 30 हो जाएगा, तो टोटल 70 हो जाएगा। 50 नंबर है समरूप त्रिभुज डेल्टा पी क्यू आर और डेल्टा डी ई एफ की भुजाएं 5:6 के अनुपात में है। यदि पी क्यू आर का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है तो डी एफ ई का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं, तीनों में जिसका साइड है, तो एक का साइड है 5x और एक का साइड है 6x। तो इसका त्रिभुज जो होता है 3/4 समरूप त्रिभुज का x इंटू एक्स स्क्वायर होता है। अगर फर्स्ट का वैल्यू का अगर हम लें, फर्स्ट के हिसाब से लें तो रूट 3/4 इंटू 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 75 होगा। यहाँ से वैल्यू रख लेते हैं कि 3/4 इंटू रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3। यही वैल्यू को हम 6 के लिए रख देते हैं, रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। इसका हमको निकालना है, तो इसका हमको निकालना है मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद फिर एक और दिया है, यदि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये है, तो उसी धन का उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो इसका साधारण ब्याज निकालना है, तो देख लेते हैं साधारण ब्याज। सबसे पहले इसका चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n। तो ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज p इंटू r इंटू t/100, ये होता है हमारा साधारण ब्याज। तो यहाँ से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ और सिर्फ ब्याज का वैल्यू जो होता है वो 832 रुपये होता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे मतलब कि 1 प्लस 0.8% की ब्याज से 2 वर्ष के लिए 832 रुपये मिल जाता है हमको। तो यहाँ से हमको 832 रुपये मिल जाता है, तो यहाँ से हमको इसका
लागत मूल्य मिल जाएगा, पी का वैल्यू मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पी का वैल्यू मिल जाएगा। पी का वैल्यू मिलने के बाद, उस पी का वैल्यू निकलने के बाद इसका पी का जो वैल्यू आता है, इसका पी का वैल्यू आता है अप्रोक्सीमेट 7,000 के आसपास। तो उसका साधारण ब्याज निकालेंगे तो हमको 816 रुपये के आसपास इसका करीबन आंसर मिल जाता है। उसके बाद दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्याएं होगा। सबसे कम से शुरू होकर संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे सबसे कम देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, रूट 100 का मान हो जाएगा 10, रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इसका स्क्वायर होगा लेस देन 9। तो सबसे पहले लेस देन 9, फिर 9, फिर 10, फिर 16। 9 सबसे पहले लेस देन 9, 9, 10 और 16। तो इसका हो जाएगा ए नंबर का आंसर। देन उसके बाद 54 नंबर का सवाल है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में, परंतु 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 144 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो ये दोनों मिलाकर 150% हो जाता है और 10% मतलब कि फेल हुए, मतलब ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 90% है। तो 90% है तो इन दोनों का जो अंतर है वो 60% है। टोटल हमारे 60% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो इस किस संख्या का 60% 144 होगा। तो मान लेते हैं कि 0.6 इंटू 144 हो जाएगा। तो इस यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा 144 अपॉन 60%, मतलब कि 0.6। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं का योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है तो संख्या का अनुपात ज्ञात करें। मतलब कि दो संख्या मान लेते हैं x प्लस वाई, इसका जो वर्ग है वो 4 इंटू एक्स वाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर और निकालना है हमको x अनुपात y। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2xy इज इक्वल टू 4xy है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy सॉल्व करने के बाद इज इक्वल टू 0। अगर इसको अच्छी तरह देखें तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0, अर्थात x इज इक्वल टू वाई। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू वाई को, तो x बाई वाई इज इक्वल टू 1। तो यही अनुपात पूछा है, x और y का अनुपात। फिर 56 नंबर है, यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो ऊंचाई समान रहे तो उसका आयतन क्या होगा। बेलन की त्रिज्या मतलब कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच इसका आयतन होता है, इसको दोगुना कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 4r स्क्वायर इंटू एच। तो ये पहले का 4 गुना बढ़ जाता है। उसके बाद आगे आएगा, इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 9/4, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/40, फिर माइनस करेंगे 1/5, फिर इसको ऐड करेंगे। तो पूरा ओवरऑल ऐड करने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है वो आता है 23/40 इंटू 2। तो हो सकता है कि इसका जो आंसर है वो विलोपित किया जा सके या फिर आंसर 2 लिया जा सकता है। 58 नंबर है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो कोई राशि है p, 6 वर्ष में p हो जाता है तो दोनों मिला के 2p हो जाता है। फिर 6 वर्ष में p बढ़ेगा, फिर 6 वर्ष में p बढ़ेगा, मतलब कि इसको 3 बार बढ़ना पड़ेगा। तो 3 बार बढ़ना पड़ेगा तो एक बार में p बढ़ता है, दूसरे बार में p बढ़ेगा, तीसरे बार में p बढ़ेगा, मतलब कि 6 वर्ष में 3 बार बढ़ेगा, तब जाके वो 4p के बराबर होगा, अर्थात मतलब कि 18 वर्ष। उसके बाद आगे आते हैं 59 नंबर, यदि a प्लस b का अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a का अनुपात इतना है और a प्लस b प्लस c का मान 14 दिया है तो c का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें कर लेना है a प्लस b इज इक्वल टू 6x, b प्लस c इज इक्वल टू 7x और c प्लस a का वैल्यू है 8x। उसके बाद क्रमशः इसमें वैल्यू रखते जाएंगे। सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालने के बाद इसको क्रमशः वैल्यू रखते जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो c का वैल्यू है वो होगा 6। फिर दिए गए भिन्न का मान निकालना है। तो दिए गए भिन्न का मान निकालना है तो ये लिखा हुआ 3 दूनी 6 और 1
8, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 दिया हुआ है। और ये दिया है 3 2 4 12, 13/3 दिया हुआ है। और इसका जो लिखा हुआ है वो 15/13 लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 13 से 1 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 13 से 1 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 3 से 1 कटेगा तो 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऊपर में बचेगा 40 और नीचे में बचेगा 3। बहुत आसान सवाल था ये। 61 नंबर है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुनी बढ़ जाती है। यदि हवा भरने के बाद गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 हो जाता है और हवा भरने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 है, तो A1 और A2 का मान निकल। तो हमारा जो गोला है, गोला का स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, गोला का जो स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो A1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 और A2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर। इसको हम करेंगे तो पहले था 1R था और ये था 3R के बराबर, तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। 62 है, एक लड़का अपने सामान्य चाल से 5/9 चाल से 15 मिनट देर पहुंचता है, उसके स्कूल पहुंचने का सामान्य समय निकालें। तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था। इसमें हमारा जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा चाल होता है दूरी बटे समय, चाल दूरी बटे समय, दूरी जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, जो चेंजेस होने वाला है वो चाल और समय चेंजेस होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे चाल अगर हमारा v था तो जो हमारा समय लग रहा था d/t, अगर चाल 5/9v है तो ये जो लगता है dt + 15 का वैल्यू आता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, d को हम कांस्टेंट रखें, दोनों को डिवाइड करेंगे, d को कांस्टेंट रखने के बाद इस दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, जो x/v के टर्म्स में या फिर d/v के टर्म्स में, d/v के टर्म्स में इसको जोड़ और घटाव करेंगे, जोड़ घटाव करने के बाद आखिरी में जो d और v के टर्म्स में हमको टाइम निकालना है d और v के टर्म्स में। उसको सॉल्व करने के बाद जो आखिरी उत्तर हमको मिलेगा वो हो जाएगा 75/4। प्राकृतिक संख्या 1 से 40 का वर्ग का औसत कितना होगा? तो वर्ग का औसत हमको पता है, जैसे कि 1² + 2² + 3², ऐसा सो ऑन है। इसका वैल्यू होता है n × n + 1 × 2n + 1/60। तो n का वैल्यू यहाँ पे 40 रखना है, n का वैल्यू हमको 40 रखना है और जो हमारा टोटल जो नंबर है वो भी 40 रखना है। तो आंकड़ों का योग हो गया ये, डिवाइडेड बाय आंकड़ों का संख्या 40। इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो उत्तर आ रहा है वो 553.5 आ रहा है। 64 नंबर है, यदि p इंटू, तो इसको अगर सॉल्व, ये जो क्वेश्चन है इसको अगर हम देखेंगे तो ये लिखा हुआ p⁴ × p⁴ p⁴ 9। इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो p⁴ 10/p⁴ 9 है, तो यहाँ पे बचेगा p⁴ 1 और उधर दिया है p⁴r, तो r का वैल्यू है 1 के बराबर। दिए गए तीनों लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे इन तीनों का जो लसाअ है वो निकलेगा हमारा 144 और इनका हमको निकालना है, तो इनका निकलेगा, तीनों जो डिवाइड जाएगा मासा वो हो जाएगा 5 से। 66 है, यदि 1 रुपये में 5 संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ मिलता है तो उसने 100 रुपये में कितने संतरे 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 रुपये में 5 संतरे मिलता है, 1 रुपये में 5 मिला तो एक संतरे का जो रेट हो जाएगा 1/5 मतलब कि 20 पैसा हो जाएगा, 20 पैसा या फिर 0.2 रुपये होगा। एक का मूल्य है 0.2 रुपये, तो एक संतरे का मूल्य 0.2 रुपये है, 0.2 रुपये में बेच रहा है, एक संतरे को 0.2 रुपये में बेच रहा है तो उसको 20% का बेनिफिट मिल रहा है, मतलब कि 20% कमाता है। मतलब कि एक संतरा का मूल्य 0.x है तो उसको
0.2 रुपये में बेचने पे 1.2% का फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे एक संतरे का जो मूल्य हो जाएगा 0.2 बाई 1.2 मतलब 20% फ़ायदा होने के बाद तो 0.16 मतलब कि एक संतरे का मूल्य जो हो गया 0.16 रुपये हो गया। तो 1 रुपये में जो संतरा मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 0.16 करेंगे तो यहाँ पे 1 रुपये में हमको 6 संतरा मिल रहा होगा। पाइथागोरस से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा 67 नंबर का। यहाँ पे OA का वैल्यू दिया हुआ है 5 और यहाँ पे AB का वैल्यू दिया हुआ है 8 मतलब कि बीच से सेंटर से कटा हुआ है, परपेंडिकुलर है तो सेंटर से ही कटा होगा मतलब ये 4 है। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू हो जाएगा 3, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 3। तो वही चीज़ पूछा था CD का वैल्यू मतलब ये वाला वैल्यू इसके बराबर होगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा तो वो 3 के बराबर हो जाएगा। 68 नंबर है युगपत समीकरण के कितने हल होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 6y = 16। तो ये और ये सेम वैल्यू है लेकिन ये और ये वैल्यू सेम नहीं है, अर्थात इसका कोई भी हल नहीं होगा। 69 नंबर है 1296 का इतना है, अर्थात ये लिखा हुआ है 1296 इसका पावर 3/4। तो इसको देखते हैं, ये जो वैल्यू है 6 का पावर 6 का पावर 4 है, 1296 लिखा हुआ तो ये 3/4 लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ 6 की पावर 3 इंटू ये, इसको अगर देखेंगे तो ये लिखा हुआ 6 की पावर -2 अर्थात 6। के किस मान के लिए समीकरण संपाती होगा, संपाती अर्थात ये समांतर एक दूसरे के। तो के का किस मान के लिए हो जाएगा 2। ये और ये इक्वेशन सेम होना चाहिए, ये और ये इक्वेशन सेम होना चाहिए। तो x के जब 2x किए हैं, 7 के जगह पे 14 किए हैं तो 2y के जगह पे 4y होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा मैथ का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है और इस वीडियो के साथ आगे हम आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो वीडियो के साथ अपना मार्क्स को शेयर करिएगा, कितना मार्क्स आ रहा है एज पर मैथ्स और अदर जो भी कैलकुलेट हुआ है उसके हिसाब से। थैंक यू।